बिहार बीजेपी में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसको लेकर लगातार कयासबाजी चल रही है। कल दो नाम हमने आपको बताए भी थे, संजीव चौरसिया, जनक राम। और कौन से नाम है जिन पर चर्चा हो सकती है, जो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे। इसके अलावा सम्राट चौधरी आज पहुंचे अयोध्या और उन्होंने बाल मुंडवाए, साथ ही जो अपना बांध रखा था सापा उसको उतार दिया है। और ये मुरैठा की कहानी क्या है, आप बिहार वाले सब जानते ही हैं। तो इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, ये आज आपको समझाएंगे। इसके अलावा आरजेडी की 21 विधायक, उन पर लटकी है तलवार। तो ये 21 विधायक कौन से हैं और क्यों लटकी है तलवार, ये आपको बताएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी नमस्कार, खूब स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष, कल चर्चा हम लोगों ने की भी थी, दो नाम आपने बताए भी थे, संजीव चौरसिया और जनक राम। और लगातार नाम तो काफी सारे चल रहे हैं। फिलहाल चर्चा किसकी और मजबूत चर्चा किनकी है? देखिए, अगर आप ये सवाल करेंगे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए बिहार में राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। और कुशवाहा समाज जिस तरीके से पॉलिटिकल वोटिंग कुशवाहा समाज के द्वारा किया गया है लोकसभा चुनाव में, उससे एनडीए सख्ते में। क्योंकि आप देखें कहीं पे कुशवाहा एनडीए को वोट कर रहा है और कहीं पर जो उसके स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको वोट कर रहा है। मतलब कुशवाहा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा उम्मीदवार कौन है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात जरूर दिखाई पड़ी कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके से राजा राम सिंह कुशवाहा के पक्ष में आए। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लालू प्रसाद ने कुशवाहा को टिकट दिया, उससे कुशवाहा समाज का रुझान महागठबंधन की तरफ बढ़ता दिख रहा है और उससे एनडीए सख्ते में है। और इस सेंधमारी की खूब चर्चा है। जी हाँ, इस सेंधमारी की खूब चर्चा है। अब देखिए, जहां तक सवाल उठ रहा है कि इसी वजह से आप देखिए कि कल आनन फानन में यह अनाउंस कर दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे, जबकि दो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। दूसरे कौन होंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे ये चर्चा कर दिया गया। चर्चा खुद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिख करके किया और उस बात की पुष्टि सम्राट चौधरी ने कर दी। अब देखिए, कोई बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने नहीं की। तो अब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आनंद फानन में चर्चा किया गया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का भय तो है कि कुशवाहा वोटर हमसे छिटक सकता है, इसलिए इस तरह की बात भी चल रही है। अब सवाल उठता है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए आपने जो कुशवाहा वाला फैक्टर गिनाया, उस हिसाब से तो सम्राट चौधरी की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत दिख रही है। और वो खुद भी लोग बताते हैं कि ऐसा चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद उनसे भले ले लिया जाए, सरकार में वो भले ना रहे मगर संगठन में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। देखिए, ये खबर मैंने ब्रेक किया था। इनफैक्ट मैंने बताया था कि दरअसल सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और बिहार की पॉलिटिक्स अब नीतीश कुमार के बगैर तो होने वाली है नहीं। इसलिए सम्राट चौधरी ये समझ चुके हैं कि जो मुरेठा उन्होंने पहना था उस मुरेठा को उतार दिया जाए, और आज उन्होंने सरयू में डुबकी लगा करके उतार भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी का इंटरेस्ट उप मुख्यमंत्री में कम और प्रदेश अध्यक्ष में ज्यादा है। तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि तारकिशोर प्रसाद भी एक नेता है। तारकिशोर प्रसाद पिछले सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री थी। इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सम्राट चौधरी नजर आए और विजय सिन्हा नजर आए। तो ये दोनों नेता तो उप मुख्यमंत्री पद पर हैं नहीं। जहां तक तारकिशोर प्रसाद का सवाल है, तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि तारकिशोर प्रसाद जोरदार बैटिंग कर रहे हैं अपने पक्ष में, जोरदार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कवायद जारी है। वो चाहते हैं या तो हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिले या फिर हमें डिप्टी सीएम मिले। अब आपको यह बेहतर पता है कि जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी अभी बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं बिहार में। खास तौर पर उनका जिस तरह का इमेज बना था, उसको धक्का लोकसभा चुनाव में तो लगा है, क्योंकि सम्राट चौधरी कई जगह पर कैंप किए, पर वहां पर कुशवाहा का वोट लेने में वो सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए जो उनका इमेज बना था
प्री इलेक्शन जिस तरीके से वो बिहार बीजेपी का चेहरा बन रहे थे, उनको अनडिस्प्यूटेड लीडर प्रोजेक्ट किया गया था, वो लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा धक्का तो पहुंचा और उसको लेकर पार्टी के अंदर भी सवाल उठने जी हाँ, और लगे। पार्टी के अंदर भी आपने देखा कि हरि मांझी ने सवाल उठाया, खुल करके सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की तो हरि मांझी ने आरोप लगाया कि उनको मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरह की कई अश्विनी बातें, चौबे भी बोले। जी हाँ, और अश्विनी चौबे ने भी कहा कि आयातित माल नहीं चलेगा। तो अब इस तरह की बात अंदर खाने चलने लगी। पर बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सम्राट चौधरी किस भूमिका में होंगे। तो ये अब सबको पता है कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही नहीं रहे, लेकिन हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए, उस पर वो विराजमान रहे। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में ले सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो टिकट दे सकेंगे। हर राजनेता चाहता है कि अपने लोगों को अकोमोडेट कर सके ताकि वो ज्यादा मजबूत रह सके। ऐसे में उन्हें संगठन का पद, जो शीर्ष पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का, वो सम्राट चौधरी को ज्यादा भा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के तरफ से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि 2 पद में से एक पद छोड़ना भी पड़ा तो वो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। वहीं तारकिशोर प्रसाद भी चाहते हैं कि अगर 2 पद में से एक पद छोड़ते हैं, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर ये डिप्टी सीएम का पद छोड़ते हैं तो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने। तो इसलिए तारकिशोर प्रसाद भी फ्रंट रनर हैं, सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बने रहना चाहते हैं। तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी जो एक पद खाली करेंगे, वो चाहे डिप्टी सीएम का हो या प्रदेश अध्यक्ष का हो, उस पर तारकिशोर प्रसाद विराजमान हो जाएं। ये तारकिशोर प्रसाद की इच्छा भी है। और तारकिशोर प्रसाद चूंकि ईबीसी से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन ईबीसी से आने वाले संजीव चौरसिया भी तो हैं, उनका भी नाम तो कल मैंने लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि संजीव चौरसिया को क्या भूमिका दी जा सकती है। जहां तक सवाल है कि दलित का रविदास समाज बीजेपी से, एनडीए से पूरे तरीके से जुड़ नहीं पाया है, तो जनक राम की भूमिका क्या होगी? और अगर आप दिल्ली के गलियारे की बात करें तो जीवन कुमार भी घूम रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जीवन कुमार के पिता का नाम था अशोक कुमार। वो जो स्वर्ण समाज होता है, सोनार समाज से वो आते हैं, और सोनार समाज ये भी अति पिछड़े समाज में ही गिना जाता है। इसलिए सोनार समाज से आने वाले जीवन कुमार की भी इच्छा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने। तो वो अपने लिए भी लॉबिंग यहां दिल्ली में कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं, उसमें से कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक बात मैं और इसमें बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पश्चिम चंपारण से जीते हैं, और इस बार ये कहा गया था उनके सामने मदन मोहन तिवारी खड़े थे, और ब्राह्मणों के सामने ये कहा गया था कि ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं होगी, इसलिए सतीश चंद्र दुबे जो कि उसी इलाके से आते हैं, उनको राज्यसभा, उनको मंत्री बनाया गया, वो राज्यसभा में थे। तो पहले तो वहां पर सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बना करके एक तरीके से उस इलाके के ब्राह्मणों को मैसेज दिया गया कि हम आपको कभी इनकार नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बहाल रहेगी। और उसके एवज में जैसे ही संजय जायसवाल जीते, सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर के भी अंदर खाने एक चर्चा हो रही है, चूंकि वो जायसवाल समाज से हैं। बनिया समाज एक बड़ा मतदाता रहा है, काफी प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी का माना जाता है। और जहां तक सवाल उठता है कि जिस तरीके से शिवहर में रितु जायसवाल का टिकट कटा, या आप देख लीजिए सुनील कुमार पिंटो, उनका भी टिकट वहां से कटा, तो इस तरीके से यह माना जाता है कि, और मंत्री पद भी किसी जायसवाल को नहीं मिला। तो क्या संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे क्या? वैसे डॉक्टर संजय जायसवाल पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर संजय जायसवाल अब प्रदेश अध्यक्ष बने रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर यह विचार चल रहा है कि क्या जायसवाल को
एड्रेस करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए क्या डॉक्टर संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए क्या, इस पर भी चर्चा चल रही है। इसलिए अगर आप कई नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, बीजेपी में अभी वो नंबर 1 है। अगर प्रदेश के हिसाब से आप देखें तो उनके पास 2-2 पद है, एक पद उनको छोड़ना है। सम्राट चौधरी खुद प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। इसमें अगर शीर्ष नेतृत्व इस पर मोहर लगा देता है तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं, बस शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी की जरूरत है और स्थानीय लेवल पर चुनाव कराने के बाद ये औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में फिर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और स्थानीय स्तर पर चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। पर सवाल यह उठता है कि जो बात सम्राट चौधरी चाह रहे हैं, क्या उसके लिए शीर्ष नेतृत्व तैयार होता है क्या? तो अभी तक सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक शख्सियत है उसको देख करके कहा जा सकता है कि फ्रंट रनर वो है। क्योंकि अगर दूसरा नाम आप तारकिशोर प्रसाद का लें तो तारकिशोर प्रसाद ये चाहते हैं कि या तो हमें डिप्टी सीएम मिले, या अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का पद हमें मिले। 2 और नाम है, संजीव चौरसिया और जनकराम। जनकराम की भी बिरादरी हमने बता दिया, संजीव चौरसिया का भी बिरादरी बता दिया, जिनको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चा उनकी बहुत चल रही है। और 5वां नाम हमने आपको जीवन कुमार का भी बताया, जो कि दिल्ली के गलियारे में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालें। अब सवाल यह उठता है कि शीर्ष नेतृत्व किसको लेकर के ग्रीन सिग्नल देता है, कब तक हो सकता है? देखिए, जहां तक आप मुझसे पूछेंगे कि इस रेस में आगे कौन, तो मैं अभी भी मानता हूं कि सम्राट चौधरी ही आगे। सम्राट चौधरी इसलिए आगे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा को एनडीए अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, बीजेपी कुशवाहा समाज को अपने से दूर करना नहीं चाहती है, इसलिए कुशवाहा को चेहरा बनाना चाहती है। दरअसल ओबीसी में यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति कोई है तो कुशवाहा ही है, इसलिए कुशवाहा को अपने साथ जोड़े रखना बीजेपी की चाहत है। इसलिए आपने देखा आनंद फानन में कल उपेंद्र कुशवाहा के नाम का डिक्लेरेशन हो गया, और मुझे लगता है सम्राट चौधरी जो चाहेंगे उसकी भी उसको लेकर के भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो जरूर सोच रहा होगा। इसलिए सम्राट चौधरी का अध्यक्ष बने रहने की प्रबल संभावना। तारीख क्या हो सकती है, कब तक ये डिक्लेयर हो सकता है, कितना वक्त और लगेगा अभी? देखिए, इसमें तो पहले स्थानीय लेवल पर चुनाव होना बहुत जरूरी है, और वो चुनाव कराने में कोई बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है। पूरे जिले में चुनाव कराना है। अभी तक कोई मतलब आप कह लीजिए कि कोई पुख्ता तारीख मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये जरूर है कि आने वाले 1-2 महीने में ये पूरी कवायद कर लेने के बाद, क्योंकि अभी तो देखिए कई लोग मंत्री बने हैं, उसके बाद क्या कहते हैं बधाई का सिलसिला चल रहा है, सेशन भी चल रहा है। ये सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सम्राट चौधरी ने अपने बाल भी मुड़वा लिए हैं, मुरेठा भी हटा लिए हैं, तो सम्राट चौधरी का अब वो नया अवतार आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वो नया प्रतिज्ञा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें वो एनडीए को जिताएंगे। अब सोचिए कि जो उन्होंने मुरेठा पहना था नीतीश कुमार को हटाने के लिए, वो नीतीश कुमार को भारी भरकम बहुमत से जिताने के लिए वो बाल मुड़वा रहे हैं, मुरेठा हटा रहे हैं। तो समझ लीजिए ये राजनीति भी अजीब पेशा है, जिसको आप कह सकते हैं कि कब किस दुश्मन को गला लगाना पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि इसमें ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन। अब देखिए, जिस नीतीश कुमार को हटाने के लिए उन्होंने साफा पहना था, उसी नीतीश कुमार को सशक्त मजबूत चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वो बाल मुड़वा रहे हैं, सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे राजनीति ये है कि सम्राट चौधरी समझ रहे हैं कि अगला 5 साल भी नीतीश कुमार के नाम है। अगर एनडीए में रह करके बीजेपी को राजनीति करनी है और बीजेपी में उन्हें शीर्ष पद पर बने रहना है, तो नीतीश कुमार की नाराजगी वो मोल नहीं ले सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए नीतीश कुमार को तमाम कवायद से मनाने का प्रयास वो जारी रख रहे हैं। और इसी कवायद में आपने देखा कि अयोध्या गए, सरयू में डुबकी लगाया, बाल मुड़वाए, पगड़ी हटाया, और अब नई प्रतिज्ञा ले ली कि 2025 में
एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें दिलवाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैसे वक्त बदलता है, राजनीति में किरदार बदलते हैं। और सम्राट चौधरी जो कहते थे कि एकदम जड़ से खत्म कर देंगे नीतीश कुमार को, अब वो कस्में खा रहे हैं कि 200 सीटों से ज़्यादा बहुमत के साथ उनको मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनवाएंगे। अब बात कर लेते हैं शुरुआत में जो हमने बोला कि आरजेडी के 21 विधायक ऐसे हैं जिन पर तलवार लटक रही है। तो तलवार क्यों लटक रही है? क्या इसका कारण है कि लोकसभा चुनाव में ये 21 विधायक चुनाव हार गए? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लोकसभा में, तो क्या आप इनके टिकट कट सकते हैं? कौन नाम है, क्या चर्चा है आरजेडी में इनको लेकर? देखिए, अगर आप ये कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे लोकसभा हैं और 21 दरअसल 20 तारीख को मैं आपको एग्जैक्ट तारीख भी बता देता हूं, जिस दिन एक मीटिंग होती है आरजेडी, और आरजेडी की मीटिंग में 20 जून को पटना में आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई जी। और उस समीक्षा बैठक में 21 विधायकों को सख्त हिदायत, चेतावनी जो है तेजस्वी यादव के तरफ से दी गई। दरअसल ये वो 21 विधायक हैं जिनके कंस्टिट्यूएंसी से, जिनके विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में आगे हो गए। मतलब जो आरजेडी की जीती हुई सीट है, पर वहां पर एनडीए जीत रहा है लोकसभा चुनाव में। इसलिए आरजेडी के जो आप कह लीजिए लालू प्रसाद के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, या इफेक्टिव नेता कह लीजिए, तो अब तेजस्वी यादव ने सीधा कमान अपने हाथ में ले लिया है जी। तो तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर के सख्त नाराजगी जताई है कि इन 21 विधानसभा में आरजेडी क्यों हारी है या महागठबंधन का प्रत्याशी क्यों हारा है। और इस बात को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई है, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में संभल जाओ और नहीं तो टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव में आप जान लीजिए 19 कैंडिडेट थे। 19 कैंडिडेट में कुमार सर्वजीत गया से हारे, बीमा भारती पूर्णिया से हारी, श्रवण कुशवाहा नवादा से हारे। तो ये कई सारे लोग, लेकिन 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो जीते भी, 4 जगह से आरजेडी जीती। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप सारण की बात कर लें, सारण से रोहिणी आचार्य 13,000 कुछ वोट से हार जाती है। अब सारण में आप देखें तो 4 विधानसभा, मढ़ौरा, गरखा, परसा और सोनपुर में राजद के विधायक हैं, लेकिन मढ़ौरा में राजद को भाजपा से कम वोट पड़े। तो आप समझ लीजिए मढ़ौरा विधायक के ऊपर तलवार लटक रही है कि अरे भाई यहां से रोहिणी आचार्य कैसे हार गई, इसका मतलब तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। ये तेजस्वी यादव अपने विधायक को कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे होते तो यहां पर मढ़ौरा में स्थिति हमारी खराब नहीं होती। अब इसी तरीके से आप देखें तो कुमार सर्वजीत लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र बोध गया में ही कम वोट मिला। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई आप बोध गया से विधायक हैं और आप लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है और आपको बोध गया में ही कम वोट मिल रहा है। दरभंगा ग्रामीण में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे विधायक ललित यादव राजद को नहीं जिता पाए। अब आप समझ लीजिए कि ललित यादव खुद दरभंगा लोकसभा का चुनाव लड़े थे। मधेपुरा के सिंहेश्वर से राजद विधायक चंद्रहास चौपाल भी सुपौल से राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, पर खुद के विधानसभा में पिछड़ गए। तो समझिए कुमार सर्वजीत खुद के विधानसभा में पिछड़ जाते हैं, ललित यादव खुद के विधानसभा में पिछड़ जाते हैं जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होते हैं। आप चंद्रहास चौपाल भी खुद के विधानसभा चुनाव में पिछड़ जाते हैं जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया रोहिणी आचार्य 13,000 कुछ वोटों से आ रही है, वो भी मढ़ौरा में हार जाती हैं जहां से आरजेडी के विधायक हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कई ऐसी सीटें हैं, खास तौर पर 75 में से 21 विधायक जिनके यहां पार्टी की हार हो जाती है, जहां विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा होता है तो वहां पे महागठबंधन को हार मिलती है। और 75 में से तो 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पाला बदल लिया था विश्वास प्रस्ताव के दरमियान। जैसे आप सूरजगढ़ा से प्रहलाद यादव को ले लें,
मोकामा से नीलम देवी को ले लें, इसी तरीके से और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाला बदल लिया। तो 70 में से ये 21 विधायक हैं जो कि अपने विधानसभा से जीते हुए हैं, और वहां आरजेडी लोकसभा चुनाव में क्यों हार रही है इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्लास लगा दी है। अब तेजस्वी यादव के क्लास लगाने के बाद ये विधायक मारे मारे फेड़ रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत नहीं की तो उनका टिकट छीना जा सकता है। 2 महीने का वक्त दिया गया है, 2 महीने में कहा गया है तेजस्वी यादव द्वारा कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। और सुधारने का एक ही तरीका है कि कोई हम नया उम्मीदवार चुन लेंगे, उसको टिकट दे देंगे। इसलिए 21 विधायकों पर तलवार लटकने की बात आरजेडी के भीतर खौफ बना हुआ है। और आपको बता दें, इसलिए आरजेडी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के तैयारी भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, लेकिन साथ साथ विकल्प की तलाश भी कर रहे हैं कि अगर टिकट कटा तो क्या होगा, हम किधर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, विचारधारा अब लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, विधायक बनना, एमपी बनना ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए मैं ये समझ पा रहा हूं कि इन विधायकों को लग रहा होगा कि कोई और विकल्प भी है क्या। लेकिन फिलहाल जिस पार्टी से विधायक हैं उस पार्टी के लिए जोरदार काम करने में लग गए हैं। 2 महीने में तेजस्वी यादव समीक्षा करेंगे। अगर इन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इन लोगों का टिकट कट सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 21 विधायकों पर तलवार लटक रही है। और आज सुबह मैंने कुछ विधायकों से बात भी की, आरजेडी के कुछ नेताओं से भी मैंने बात की। उससे मुझे यह पता चला कि निश्चित तौर पर आरजेडी विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है। आप लोकसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा देखें तो आप पाएंगे कि आरजेडी के लिए वो सेमीफाइनल था, फाइनल विधानसभा चुनाव है। फाइनल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरीके का जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई है आप देखें तो लोकसभा चुनाव में, और उसमें आरजेडी सफल होती भी दिख रही है। माई से माइक बनाने का कोशिश किया गया, मुस्लिम यादव में कुशवाहा जोड़ने का प्रयास किया गया, और आरजेडी को लग रहा है कि ये एक ऐसा वेपन है जिसके सहारे कुशवाहा वोटर्स को साधा जा सकता है और विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। अगर आप देखें कि एक बात ये भी उठ रही है कि राजपूत समाज से कोई मंत्री नहीं बना, इसकी भी चर्चा है। क्या बिहार में राजपूत समाज को इस नाम पर आरजेडी तोड़ पाएगी क्या? क्योंकि राजपूत समाज के भी एक बड़े नेता सुधाकर सिंह जीत करके आए। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको देख करके आप कह सकते हैं कि आरजेडी तमाम तरह की नई परिस्थितियों में नए जातिगत समीकरण को साधने में लगी हुई है, जिससे तेजस्वी यादव इस बार नीतीश कुमार को हरा सकें और मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो पाएं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। पर तेजस्वी इस कवायद में लगे हुए। बिल्कुल, तो अंतर्मनन चल रहा है आरजेडी के अंदर, और 21 विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 2 महीने का वक्त है, सुधर जाइए, क्षेत्र में एक्टिव हो जाइए, वरना आपकी जगह किसी और को तलाश लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है इसके बाद एक्टिव हो गए होंगे, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि एक्टिव तो हुए ही होंगे, साथ ही साथ संभावनाओं पर, ऑप्शंस पर भी विचार शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है बीजेपी का, आपको 4-5 नाम बताए, लगातार इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।